नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष और आज की क्लास में हम जानेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। क्या होती है सॉइल मैकेनिक्स, क्यों इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, कितने तरह की सॉइल होती हैं, ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में। तो क्लास पूरी देखिएगा। सॉइल, मिट्टी क्या होती है? इस धरती, इस ग्रह पर पाए जाने वाली सबसे ऊपरी परत जिसमें हम पेड़ पौधे बो सकते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। और मैकेनिक्स मैकेनिक्स वो पढ़ाई, वो स्टडी होती है जिसमें हम फोर्स और उसके लगने वाले असर यानी उसके लगने वाले इफेक्ट को पढ़ते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स का क्या मतलब हुआ? अगर मिट्टी पर हम फोर्स लगाएं तो क्या क्या असर होंगे, उसे सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स सबसे पहले इस्तेमाल करा था शब्द कार्ल तरजागी ने। इनकी एक बुक आई थी 1925 में, 1925 में, जिन्होंने सॉइल मैकेनिक्स मेंशन करा था। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हें लोग फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। अब कई बार इस सब्जेक्ट को हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। कई जगह जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हमने देखा है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स में क्या फर्क है, या फिर ये दोनों सेम ही कंसेप्ट हैं? जियो का देखिए मतलब होता है अर्थ, यानी कि ये धरती। अब धरती में पाए जाने मिट्टी के अलावा भी कई चीजें पाई जाती हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, चट्टाने जो मिट्टी के नीचे पाई जाती हैं, ग्लेशियर्स। अगर आप उन सब की भी स्टडी करेंगे तो हमारी टर्म आती है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियो टेक्निकल एक बड़ा टर्म है, सॉइल मैकेनिक्स उसका एक छोटा, उसका एक सब पार्ट है। तो अभी हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो सॉइल मैकेनिक्स होगा, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, मिट्टी के बारे में भी पढ़ते हैं। अब ये पढ़ना जरूरी क्यों है? देखिए, आप कोई भी इमारत, कोई भी घर, डैम, कुछ भी बनाइए, वो आखिर कहां पर होगा? वो मिट्टी के ऊपर ही होगा। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि मिट्टी के ऊपर अगर आप वजन डालोगे तो मिट्टी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या क्या उसमें बदलाव आएंगे, तो फिर हम कैसे घर बना पाएंगे, कैसे कोई संरचना बना पाएंगे? तो इसलिए मिट्टी के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना जरूरी है। मिट्टी आती कहां से है, ये हमारी धरती पर कैसे बनती है? तो देखिए, जो पहले से मौजूद चट्टाने और पत्थर हैं, जब उनके ऊपर बारिश होती है, बहाव होता है पानी का, तो पानी अपने साथ कुछ ना कुछ पर्वत के कण अपने साथ लेके बहता है। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, नदियों के फॉर्म में बन जाता है, तो नदी भी जब चलती है तो इतना तेज पत्थरों पे घर्षण मारती है कि पत्थरों के कुछ टुकड़े पत्थर से अलग हो जाते हैं, या फिर पानी में डिजोल्व, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वो पानी के साथ साथ चलते रहते हैं। पानी में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर के कणों को अपने साथ ले जाता है। वो पत्थर के टुकड़े पानी के रास्ते रास्ते जितनी भी लंबी नदी होती है उसके साथ साथ चलते रहते हैं, और उस दौरान वो और छोटे होते जाते हैं साइज में। इसे इस तरह समझ लीजिए जैसे चीनी का एक बड़ा टुकड़ा हो, आपने पानी में शुरू में डाल दिया हो और वो पानी में बह रहा हो। धीरे धीरे वो चीनी का टुकड़ा छोटा छोटा होता जाएगा, क्योंकि चीनी धीरे धीरे उसमें घुलती जाएगी। इसी तरह वो पत्थर भी धीरे धीरे पानी में घुलते जाते हैं। जब और चीज उससे टकराते हैं तो वो और छोटे हो जाते हैं। कोई पत्थर जाता है, दूसरे पत्थर में टकराता है, वो और छोटे हो जाते हैं। तो पत्थरों के कण धीरे धीरे छोटे होते 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 नदी के जहां पे नदी का बहाव बहुत कम हो जाता है, वहां तक पहुंचते हैं। जब बहाव कम हो गया है तो पत्थर के कण नीचे बैठ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और जब वो ऐसा बैठ जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं कि मिट्टी यहाँ पे बन गई है, सॉइल बन गई है। अलग अलग पत्थर के हिसाब से अलग अलग सॉइल बनती है। यहाँ से अलग तरह के पत्थर मिट्टी लेके आई, कहीं और से अलग तरह के पत्थर मिट्टी ले वो पानी अपने साथ लेके आया, वो सब मिलते हैं तो उससे अलग अलग तरह की सॉइल बनती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग, यानी कि पत्थर घिस के मिट्टी बन गया, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। अब वेदरिंग का बहुत सारे चरण है। कई बार वेदरिंग कम हुई है तो पत्थर जो होगा मोटा रहेगा, वेदरिंग बहुत ज्यादा हुई है तो पत्थर के कण बारीक बारीक हो जाएंगे। तो इसी तरह हम मिट्टी अलग अलग तरह की देखते हैं। कई बार हमने रेत अगर देखा है तो उसके कण जो है वो हाथ में महसूस हो जाते हैं, क्योंकि वेदरिंग ज्यादा नहीं हुई। चिकनी मिट्टी हम देखते हैं तो हाथ में ऐसे रगड़ते हैं, कण भी महसूस नहीं होते, यानी कि वेदरिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है उस चीज की। अलग अलग रंग की मिट्टी मिलती है, अलग अलग खूबियों की मिट्टी मिलती है। इसका मतलब क्या है? उसमें अलग अलग मिनरल, अलग अलग पदार्थ हैं। इस सब चीजों को मिला के हमारी अलग अलग डिफरेंट मिट्टी मिलती है। अब पत्थर से मिट्टी बनने का जो ये प्रोसेस है, ये रिवर्स ऑर्डर में भी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सारे पर्वत, सारे जो पत्थर हैं वो मिट्टी बन जाएंगे और हमारे पास कुछ भी सॉलिड नहीं बचेगा। तो इसलिए ये प्रोसेस रिवर्स ऑर्डर में भी होता है। कैसे होता है? जब आपके पास कोई सॉइल है, मिट्टी है,
उसको हवा उड़ा के ले जा सकती है, कहीं पे आपने देखा भी होगा हवा से मिट्टी उड़ जाती है, पानी ले जा सकता है अपने साथ और वो एक जगह पे लाके उसे छोड़ देता है। हवा जहां पर धीरे हो जाएगी, यहाँ से तेज चली और वो धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गई। ऐसे ही पानी कर सकता है, पानी मिट्टी को ले जा सकता है कहीं से और एक जगह पे लाके पटक दिया, वहां से पानी मिट्टी अंदर धरती में चला जाएगा, मिट्टी ऊपर इकट्ठा हो गई। ऐसा ही साल दर साल होता रहेगा, बार बार एक जगह की मिट्टी लाए, फिर दूसरी जगह की मिट्टी ले आए, अलग अलग एजेंट अलग अलग मिट्टी ला रहे थे हर जगह से और ये इस तरह डिपॉजिट होते चले गए। अब जब ये डिपॉजिट होंगे तो क्या होगा, साथ में नीचे वाली लेयर पे वजन बढ़ता जाएगा, ऊपर वाली लेयर का वजन नीचे बढ़ता जाएगा और इस दबाव की वजह से नीचे वाली मिट्टी इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी कि उसके जो अलग अलग एटम्स में थे उनमें आपस में एक फोर्स आ जाएगी और वो कोहेसिव फोर्स इतनी ज्यादा इकट्ठी कर लेंगे कि वो पत्थर बन जाएंगे। इस पत्थर बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन कहां से शब्द आया? सेडिमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे कण, जो पत्थरों से टूट के आए थे वो छोटे छोटे कण इकट्ठे होके एक जगह पर आए और वो एकजुट हो गए और क्या बन गया, पत्थर बन गया। तो उस पत्थर का नाम हमने क्या दे दिया, सेडिमेंट रॉक। सेडिमेंटेशन ये प्रोसेस है, इससे बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बढ़ते रहते हैं तो ये नीचे खिसकता रहता है अपने दबाव से, और नीचे अगर धरती के नीचे जाता है ये पत्थर तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, ये मैग्मा और लावा बन जाता है धरती के अंदर, और जब वो लावा फटता है तो वही मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है और वो लावा सूखता है। जब वो लावा सूखता है तो वो भी एक पत्थर बन जाता है। वो कहां से आया, वो यही पुराने पत्थर थे जो गर्मी की वजह से पिघल गए और जब बाहर आए तो वो एक अलग तरह के पत्थर बन गए जिसका हमने नाम जाना इग्नियस रॉक। ये वाले कैसे रॉक थे, ये थे सेडिमेंट्री रॉक। ये दूसरे तरीके के पत्थर हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, ज्वालामुखी की तरफ से मिलते हैं। एक तीसरे तरीके का पत्थर होता है, उसका नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक ये कैसे बनते हैं, देखिए आपको ये जरूर पता होगा कि कोयले की खदान में हमें क्या मिल जाता है, हीरा मिल जाता है। वो कैसे मिलता है, क्योंकि कोयले में दबे, जब नीचे दबा रहता है कार्बन का कोई कंपाउंड, उस पर इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बनता है तो कार्बन क्या करता है, रीएडजस्ट हो जाता है, अपने जो एटम्स मॉलिक्यूल है वो एकदम टाइट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसे हम डायमंड या हीरे के नाम से जानते हैं। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक जब धरती में ज्यादा नीचे चले जाते हैं और उनपे इतना दबाव, इतनी गर्मी पड़ती है, इतना नहीं कि वो पिघल जाए, इतना नहीं कह रहा मैं, पर इतना दबाव, ऊपर से वजन लगा हुआ है, प्रेशर होता है, तो उन सर्टेन कंडीशंस में, उन परिस्थितियों में सेडिमेंट्री रॉक क्या करते हैं, जो अपने अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे वो रीएडजस्ट हो जाते हैं, वो आपस में जगह बदल लेते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसे हम जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक से ज्यादा ताकतवर होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बने थे, मिट्टी आई और बैठ गई, सेटल हो गई, उसके ऊपर दबाव पड़ा, वो बन गई। यहाँ पे दबाव कैसा था, कम था, तो इसलिए जो उनके बीच का डिस्टेंस था एटम्स के बीच का वो कम था, वो बहुत ज्यादा था, एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। जब आप उसे धरती के नीचे दबा दोगे, प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान और दबाव, तो वो जो एटम्स के बीच का दूरी थी वो और कम हो जाती है, तो इसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। अब ये तीनों रॉक आपस में जगह बदलते रहते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है मिट्टी के बनने का। इस प्रोसेस को हम जानते हैं जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से। इस प्रोसेस को हम जियोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। सॉइल लॉजिकल साइकिल के नाम से क्यों नहीं जानते, क्योंकि इसमें पत्थर भी बन रहे हैं, धरती की सब चीज आ रही है। तो कैसे कैसे होता है, सबसे पहले हम सेडिमेंट्री रॉक से शुरू करते हैं। मिट्टी से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से आप बना सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक से आप बना सकते हैं इग्नियस रॉक। ये कैसे बनते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अब इन तीनों में जब होती है वेदरिंग, वेदरिंग का क्या मतलब है, यानी कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, किसके द्वारा, कुदरत के द्वारा, वेदर एजेंट्स के द्वारा। वो क्या क्या हो सकते हैं वेदर एजेंट्स, तो उनके बारे में मैं बता देता हूं। वो हो सकता है वाटर, पानी,
बहता हुआ पानी या बारिश हो सकती है, रेनफॉल। तीसरा हो सकता है विंड, चलती हुई हवा, बहुत तेज चलती है। और क्या हो सकता है? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है पानी का, फ्रीजिंग वाटर। ये सब चीजें एजेंट हैं, आप कह सकते हो लाइटनिंग। और हाँ, ये एजेंट हैं, हम कह सकते हैं रूट्स, पेड़ पौधों की जड़ें। इन सब चीजों से ये एजेंट हैं जो वेदरिंग करते हैं। पानी कैसे करेगा? बहेगा तो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा रॉक को। रेनफॉल सेम चीज है, यहाँ पे नदी थी, यहाँ पे बारिश हो गई। विंड अपने साथ हवा को लेके चलती है और ये घिसती है। अगर बहुत तेज हवा कहीं पे चल रही है, पत्थर पे टकरा रही है, तो पत्थर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घिस जाएगा। इस शेप का था, यहाँ से हवा बहुत तेज चल रही है तो धीरे धीरे वो घिसता जाएगा, घिसता जाएगा। तो ये भी एक एजेंट है कुदरत का। ऐसे ही फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर में देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे आप, एक पहाड़ है, बारिश हुई, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा जब हुआ, मैं इसे नीले रंग से बना देता हूं ताकि पानी लगे। और उस जगह पे ठंड बहुत पड़ती है, रात को इतना ज्यादा कम तापमान हो जाता है कि ये पानी जम जाता है। जब पानी जमता है तो एक अपनी वॉल्यूम एक्सपेंड कर लेता है। आपको पता होगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए जो बर्फ है पानी पर तैरती है। तो अगर इतना पानी होगा, उसे जमा दो तो वो पहले से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फैल जाता है पानी। तो जब वो फैलेगा तो वो इस पूरे पत्थर पे एक दबाव डालेगा, पुश करेगा उसे। ऐसे नहीं कि पूरा एक दिन में ही तोड़ देगा, पर धीरे धीरे उसमें क्रैक डेवलप होने लगेंगी। और जब क्रैक डेवलप होगी तो दोबारा पानी अगर बरसेगा तो वो उस क्रैक में पानी भर जाएगा, फिर से पानी जमेगा, फिर वो पुश करेगा और ऐसे अंदर हो जाएगा। गहरा होते 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 ये इस पत्थर को धीरे धीरे तोड़ देगा छोटे छोटे हिस्सों में। तो फ्रीजिंग हो गया हमारा। लाइटनिंग, बिजली अगर कड़की कहीं पे और एकदम उसने स्ट्राइक कर दिया तो उससे हो सकता है। रूट्स, पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं? वो भी पर्वतों में चली जाती हैं, छोटे छोटे हिस्से कर देती हैं। तो ये सब है हमारे वेदरिंग के एजेंट। वेदरिंग दो तरह से हो सकती है, एक है केमिकल वेदरिंग, एक है फिजिकल वेदरिंग। दोनों में क्या फर्क होता है? फिजिकल वेदरिंग में देखिए, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर कोई पत्थर फिजिकल वेदरिंग की वजह से टूट के मिट्टी बना है तो जो केमिकल कंपोजिशन उस पत्थर का था वही केमिकल कंपोजिशन उस मिट्टी का भी होगा। पर केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एटम्स थे वो किसी से रिएक्ट कर सकते हैं, कोई एटम्स रिप्लेस होकर दूसरे एटम्स आ सकते हैं। तो उस वाली वेदरिंग को हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। इसमें केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। और क्या होता है फिजिकल वेदरिंग में? जो एजेंट्स होते हैं जिन्होंने पत्थर को तोड़ा था, वो रनिंग वाटर, विंड, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं वही थे। रेनफॉल, टेम्परेचर चेंज, एक्सपेंशन ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर, रूट्स, इन सब की वजह से ये फिजिकल चेंज आता है, क्योंकि पत्थर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। और वहीं पर केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? ये कंपोजिशन कैसे चेंज करते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की बढ़ जाए, उस प्रोसेस में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। हाइड्रेशन, पानी से रिएक्ट कर जाना। कार्बोनेशन, कार्बन से। लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है? जैसे आप सेडिमेंट्री रॉक जब बनता है, देखिए, तो अलग अलग मिट्टी लाई और वो अलग अलग ऐसे एक जगह पे इकट्ठी हो गई। उसके बाद कहीं से हो सकता है वो पत्थर हल्का रहा हो, कहीं से हो सकता है पत्थर बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि जो एजेंट्स थे ये जब मिट्टी लाए थे तो अलग अलग जगह से लाए थे। कहीं की मिट्टी बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकती है, कहीं की कमजोर हो सकती है। जब वो मिट्टी सेटल होके बना एक पत्थर, तो वो पत्थर भी हर जगह से एक सी ताकत का नहीं होगा। और जब इस पत्थर पे फिर से वेदरिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, चट्टान से मिट्टी, मिट्टी से चट्टान बनने की। तो जब इस पे वो वेदर एजेंट्स काम करेंगे तो सबसे पहले उस हिस्से को धोएंगे और उस हिस्से को मिट्टी बनाएंगे जो कमजोर होगा, तो वॉश कर देंगे, धो देंगे। तो जैसे अगर ये सिलिशियस कंपाउंड है, हल्का कंपाउंड है, तो ये क्या होगा? वॉश आउट हो जाएगा, जल्दी से धुल जाएगा। अब ये पत्थर में यहाँ जगह कैसी हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो जब दूसरी मिट्टी उड़ के आएगी तो सबसे पहले यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगी, उस गड्ढे में इकट्ठी होगी। इकट्ठी होते होते वो इस जगह को भर देगी, इस पत्थर से भी रिएक्ट करेगी और ये एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। एसिड्स, अगर तेजाब की वजह से पत्थर में कोई चेंज आ जाता है, जैसे एसिड रेन होती है, या फिर जानवरों के शरीर में एसिड होता है, मरते हैं, या फिर कोई उल्टी करता है तो एसिड निकलता है, तो यही सब है। इन सब की वजह से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है किसी पत्थर का।
वेदरिंग हम सब पढ़ चुके हैं क्या था। ये प्रोसेस है जिससे रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन।